हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी हो रही होगी। तो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BHIC 111, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरो फर्स्ट सेंचुरी 1780 to 1939। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको सब्जेक्ट वाइज गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने हमसे गेस्ट पेपर नोट्स अभी तक परचेज नहीं करा है तो आप हमारे से गेस्ट पेपर नोट्स परचेज कर सकते हो, जहां पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप इस गेस्ट पेपर्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में 90+ तक मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप हमसे गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हो तो आप इसे कैसे परचेज कर सकते हो? आपको सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कोड्स के ऑप्शन पे अपने सब्जेक्ट कोड को इंटर करना है, जैसे BHIC 111, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। इसी तरह से किसी दूसरे सब्जेक्ट कोर्स के भी आप गेस्ट पेपर यहाँ से ईजिली परचेज कर लोगे। तो अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321, और इस तरह से हमारे से लेकर गेस्ट पेपर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो और अपने आने वाले एग्ज़ाम में अपने मार्क्स को और बेहतर बना सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, वापस से हम अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं। तो ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स क्वेरी होती हैं तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे आप सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ राइट ए नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जर्मनी। किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, ठीक है, उसका क्या प्रक्रिया था, किस तरह से वो जर्मनी में आया, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके नोट्स एक लिखने हैं। ठीक है, सो द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जर्मनी वाज द प्रोसेस थ्रू विच द कंट्री चेंज्ड फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी टू एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया जर्मनी में, ये एक प्रक्रिया था जहाँ पर कंट्री जो था वो पूरे तरीके से बदल गया। ठीक है, बदल गया मतलब क्या हो गया कि पहले जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, यानी कि जो इकोनॉमी वहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है, कृषि के ऊपर आधारित थी, वो अब पूरे तरीके से बदल करके इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन गई, इंडस्ट्री के ऊपर आधारित हो गई। ठीक है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन मेनली टुक प्लेस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और ये जो बदलाव देखने को मिलता है, ये खास करके 19वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। जर्मनी बिकेम वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज, रेलवेज, माइनिंग एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो अगर हम जर्मनी की बात कर रहे हैं तो ये एक सबसे बड़ा उभरता हुआ उस समय, ठीक है, इंडस्ट्रियल पावर बन गया था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मतलब उस समय थे। ठीक है, और ये पूरे विश्व भर में सबसे एक बड़ा उभरता हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रियल पावर बना था, क्योंकि इसमें ग्रोथ हो रही थी फैक्ट्रीज़ की, बहुत सारे फैक्ट्रीज़ बनाए जा रहे थे। ठीक है, रेलवेज़ का ग्रोथ हो रहा था। ठीक है, माइनिंग्स की जा रही थी, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी कि जो नए नए तकनीक आ गए थे, ठीक है, उसका यहाँ पे बेहतर इस्तेमाल करने को देखा जा रहा था। ठीक है, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प्स जर्मनी अचीव रैपिड इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो कहीं ना कहीं जर्मनी को हेल्प करता है अचीव करने में, प्राप्त करने में अपना एक बहुत ही तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और नेशनल स्ट्रेंथ को भी गेन करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसके हम पॉइंट्स को समझते हैं। सो अगर हम अर्ली कंडीशंस की बात करें, शुरुआती में कैसे स्थितियां थी वो हम समझते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल स्टेट्स। अगर हम 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो 19वीं शताब्दी के जब शुरुआत समय था, यानी कि 1801 टू लेकर के ना 1899
और 1900 ये होता है 19वीं शताब्दी, ठीक है। जैसे अभी हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, ठीक है, 21वीं शताब्दी, तो अभी हम 20, ठीक है, से लेकर के भी हम चल रहे हैं पूरा ऐसे, और ये 2099 तक जाएगा, ठीक है। फिर जब हम 2101 से चलेंगे तो ये 22वीं शताब्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कोई भी सेंचुरी चलता है। तो जब 19वीं सेंचुरी के अर्ली फेजेस होते हैं, ठीक है, यानी कि 1801 टू अर्ली अगर बोलते हैं ना, तो स्टार्ट के जो ईयर्स होते हैं उसमें हम उसको लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो ईयर्स थे उस समय जर्मनी क्या था, डिवाइड था बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में, ठीक है। ट्रेड बिटवीन देज स्टेट्स वाज डिफ़िकल्ट बिकॉज डिफरेंट टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज़। अब यहाँ पे इनके बीच में जो व्यापार होता था, ठीक है, वो भी बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स थे, उनके अलग अलग टैक्सेस लगते थे, अलग अलग उनके ड्यूटीज़ लगती थी, ठीक है। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एंड इंडस्ट्रीज वेयर स्मॉल एंड ट्रेडिशनल्स। यहाँ पे कृषि जो था वही सबसे बड़ा क्या था, पेशा था, सबसे मतलब मुख्य पेशा था लोगों का, और इंडस्ट्रीज अभी बहुत ही छोटे थे, या फिर उतने कहो तो ट्रेडिशनल्स में सिर्फ चलते थे, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रही थी। ए मेजर स्टेप टुवार्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द फॉर्मेशन ऑफ द जोल्वेरिन इन 1834। अगर हम सबसे बड़ा कदम की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ सबसे जो बड़ा कदम उठाया गया था उसको उठाया था यहाँ पे जो जोल्वेरिन थे उन्होंने इन 1834 में, ठीक है। इट वॉज अ कस्टम यूनियन दैट रिमूव ट्रेड बैरियर्स अमॉन्ग जर्मन स्टेट्स। तो ये एक कस्टम यूनियन थे जिन्होंने जो ट्रेड के बैरियर्स हो रहे थे, बैरियर्स मतलब यही सारे बैरियर्स हैं यहाँ पे, ड्यूटीज़ लगना बहुत ज़्यादा, टैक्सेस लगना, ठीक है, उसको जर्मन स्टेट से उन्होंने हटाने का यहाँ पे स्टार्ट किया। दिस इनकरेज फ्री ट्रेड एंड हेल्प्ड इंडस्ट्रीज ग्रोथ। तो यहाँ पे ये क्या करता है, फ्री ट्रेड को इनकरेज करता है कि जर्मनी के स्टेट्स के अंदर जो अलग अलग स्टेट बटे हुए हैं वहाँ पे अब क्या होगा, फ्रीली ट्रेड होगा, यानी कि आपको कोई भी कस्टम्स ड्यूटीज़ या फिर आपको अलग अलग तरह के टैक्सेस, ठीक है, ट्रेड करने के लिए नहीं देने पड़ेंगे। तो अगर आप जब ट्रेड करने के लिए ज़्यादा टैक्सेस नहीं दोगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जब आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आपका ट्रेड करने के लिए लोग इंकरेजमेंट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे इसीलिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पे होता हुआ दिखता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, यानी कि रेलवे का बहुत ज़्यादा यहाँ पे विकास देखने को मिलता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन जर्मनीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो रेलवे का यहाँ पे निर्माण होता है वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है जर्मनी के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, ठीक है। रेलवेज कनेक्टेड डिफरेंट रीजन्स, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स एंड इंक्रीज ट्रेड। तो रेलवे आज भी हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हमको कहीं पे एक डिस्टेंस A to B अगर कवर करना है तो ईजिली पाथ जो होता है, ठीक है, ईजिली, कॉस्ट इफ़िशियंट, ठीक है, और एक तरह से सिक्योर भी कह सकते हैं, वो हमारा रेलवे ही होता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक आपको यही रूट जो है वो चूज़ करने वाली दिखती है कि रेलवेज़ को ही लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये सभी तरह के जो लोग होते हैं, ऑल क्लासेस, ठीक है, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, जो भी हो, सारे इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, लोगों के लिए एसेसिबल है, हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही था कि रेलवे जो था वो रूट्स को कनेक्ट कर रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों को आपस में जोड़ रहे थे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता था वो बहुत कम होता था और ट्रेड को ये बढ़ा रहा था। द डिमांड फॉर आयरन, स्टील एंड कोल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज देज मटेरियल्स वेयर नीडेड फॉर रेलवे कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे अब रेलवे के निर्माण हो रहे थे तो कुछ उनके बनाने के लिए जो मटेरियल्स का ज़रूरत था उसके डिमांड भी बढ़ रहे थे, जैसे लोहा हो गया, स्टील हो गया, कोयला हो गया, ये सब का भी जो था डिमांड उस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। एज अ रिजल्ट माइनिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड रैपिडली, जिसके फलस्वरूप, ठीक है, यहाँ पे माइनिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा और उसी के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ भी, हैवी इंडस्ट्रीज़ भी बहुत तेज़ी से फैले। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे माइनिंग क्या होता है, हम लोग सब जानते हैं कि कोल जो होता है उसको माइन किया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े खदान होते हैं वहाँ से कोल को माइन किया जाता है। झारखंड एक सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर ये क्या होते हैं, माइनिंग होते हैं। तो कोल का जैसे ज़रूरत पड़ा तो इससे माइनिंग कनेक्ट हो गया, ठीक है। स्टील और आयरन का ज़रूरत पड़ा तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज उसके लिए बनाया गया, ठीक है। तो जो जो हमको यहाँ पे डिमांड आया ना उसके हिसाब से हमने क्या किया, अपने चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू किया। ग्रोथ ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, और इसी से हैवी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ देखने को मिलता है। जर्मनी हैड रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल एंड आयरन ओर। अगर हम जर्मनी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कोल और आयरन के खनिज मतलब देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन
रूरल रीजन, जो वहाँ का रूरल रीजन है ना, रूरल क्षेत्र, वहाँ पे खास करके देज नेचुरल रिसोर्सेज सपोर्टेड द ग्रोथ ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन, स्टील, मशीनरी एंड इंजीनियरिंग। और ये सारे जो उनके रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, वो कहीं ना कहीं उनके जो हैवी इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो रहा था उसको सपोर्ट कर रहे थे, सहायता दे रहे थे, ठीक है। जैसे कि आयरन को, स्टील को, और जो मशीनरी या फिर इंजीनियरिंग को जो ज़रूरत पड़ रही थी, वो सारी चीज़ें यहाँ से संसाधन जो थे वो उपलब्ध करा दे रहे थे, ठीक है। लार्ज फैक्ट्रीज वेयर एस्टैब्लिश्ड एंड प्रोडक्शन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। बड़े बड़े यहाँ पे फैक्ट्रीज बनाए जाते हैं और जो निर्माण किया जाता है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट्स टू इंडस्ट्रीज। यहाँ पे सरकार जो होती है या फिर जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो निजी पैसे लगाने वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, अपने वो फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कराते हैं। बैंक्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल सपोर्टिंग कैपिटल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पे बैंक का भी बहुत ही अहम भूमिका हो जाता है, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं कैपिटल को, ठीक है, किसके लिए, इंडस्ट्रीज़ के प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द यूनिफिकेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यूनिफिकेशन मतलब होता है एकीकरण। जर्मनी अब सब मिल करके एक बन रहा है, अपने सारे स्टेट्स को यहाँ पे कंबाइन कर रहा है। एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, सो द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन 1871 अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑटो वॉन बिस्मार्क गेव अ स्ट्रॉन्ग बूस्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो 1871 ईस्वी में, यानी कि हम कह सकते हैं कि आफ्टर मिड 19th सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण होता है, यूनिफिकेशन होता है, किसके लीडरशिप में, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। वो एक कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बूस्ट देता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और तेज़ी से बढ़ता है, मजबूत बनता है। ए यूनिफाइड मार्केट, कॉमन करेंसी एंड अ स्टेबल गवर्नमेंट क्रिएटेड फेवरेबल कंडीशंस फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो एक यूनिफाइड मार्केट हो जाता है, यानी कि सभी मार्केट अब एक साथ जुड़ जाते हैं, एक करेंसी हमको यूज करने को देखने को मिलता है, और सरकार भी यहाँ पे क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, ठीक है, जो पूरे तरीके से एक फेवरेबल कंडीशन तैयार करता है। फेवरेबल कंडीशन होता है कि ऐसा कंडीशन जहाँ पे आपको काम करने में काफ़ी हद तक, मतलब आपके ही कंडीशन में सारी चीज़ें हो, ठीक है। मतलब कि अगर आप खाना बनाने जा रहे हो तो वहाँ पे आपके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगा कि आपको एक अच्छा सा किचन मिले, अच्छा सा उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स मिले, सारे यूटेंसिल्स मिले, ठीक है, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन हो जो आपके खाना बनाने वाले जो भी गैस निकलते हैं उसको बाहर निकाले, ठीक है। लाइट अच्छी लगी हो प्रॉपर, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास काम करने के लिए जो आपके खाना बनाने के लिए जो आपको चाहिए, ठीक है, दैट इज़ द रॉ मटेरियल्स, वो अवेलेबल हो। तो ये सारे चीज़ आपके पास जब अवेलेबल होता है तो ये होता है आपके पास एक फेवरेबल कंडीशन, इसको कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, ये एक फेवरेबल कंडीशंस इसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ये मैंने एक एग्जांपल से समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस इंक्रीज्ड रैपिडली एंड जर्मनी बिकेम अ मेजर कंपटीटर टू ब्रिटेन। अब यहाँ से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और जर्मनी जो हो जाता है वो बहुत बड़ा एक क्या हो जाता है, कंपटीटर बन जाता है ब्रिटेन का, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि अब जर्मनी क्या हो गया, जो कि पहले टुकड़ों में बटा हुआ था, अपने यूनिफिकेशन के बाद ये बहुत बड़ा एक क्या बन जाता है, कंपटीटर बन जाता है ब्रिटेन का, ठीक है। अब यहाँ पे जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो रोल होता है उसको समझते हैं, क्या होता है रोल साइंस और टेक्नोलॉजी का। जर्मनी इन्वेस्टेड हैवली इन एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च एंड टीचिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, सॉरी। तो यहाँ पे जर्मनी जो होता है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है शिक्षा में, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है, यानी कि जो भी वैज्ञानिक चीज़ों का खोज वोज होता है ना, वो सब चीज़ों में, ठीक है, और टेक्निकल ट्रेनिंग में, इन लोगों को ट्रेन करता है टेक्निकल चीज़ों से अवेयर करने के लिए, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हेल्प डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी। जो भी वहाँ पे विश्वविद्यालय होते हैं, जो भी रिसर्च सेंटर होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो मदद करते हैं नए तकनीकों को डेवलप करने में। जर्मन इंडस्ट्रीज बिकम फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी। तो जर्मन जो इंडस्ट्रीज होती है वो बहुत ज़्यादा उस समय प्रमुख हो जाती है, विख्यात हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती हैं अपने केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए और कई सारे मशीनरीज को बनाने के लिए। कंपनीज इंट्रोड्यूस इनोवेशंस दैट इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। कंपनीज इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस करती है अपने प्रोडक्शंस को बेहतर बनाने के लिए और अपने क्वालिटी को भी ऊपर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनीज कहीं ना कहीं और ज़्यादा अपने आप को डेवलप करते हुए दिखती है।
सो कंक्लूजन में हम इसको बताएंगे, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रांसफॉर्म्ड जर्मनी फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी टू इनटू अ पावरफुल इंडस्ट्रियल नेशन। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वो कहीं ना कहीं बदल देता है जर्मनी को। जो पहले कृषि पे आधारित होता है समाज, वो बदल करके एक पावरफुल इंडस्ट्रियल नेशन बन जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जान रहे थे कि पहले लोग एग्रीकल्चर पे ज़्यादा बेस्ड थे। ठीक है, एग्रीकल्चर कर रहे थे और उसके बाद अपने ट्रेड के लिए उनको अगर दूसरे स्टेट्स में, क्योंकि जर्मनी बहुत सारे स्टेट्स में बटा हुआ था, तो दूसरे स्टेट्स में जाते थे तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, ड्यूटीज़ लगती थी। ठीक है, जो कि बाद में यूनिफिकेशन के बाद इंडस्ट्रियल को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने को किया। ठीक है, द जोल्वेरिन रेलवे डेवलपमेंट, रिच नेचुरल रिसोर्सेज, नेशनल यूनिफिकेशन एंड एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेयर द मेन फैक्टर्स बिहाइंड दिस सक्सेस। तो यहाँ पे रेल का निर्माण हो जाना, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा खुद के देश में मिल जाना। ठीक है, तो अगर देखो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज खुद के पास हैं, तो आप अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, तो आप आसानी से अपना ग्रोथ कर सकते हो। वही आप दूसरों से अगर परचेज करोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि खुद का जो नेचुरल रिसोर्सेज मिल गया रूरल रीजन में, वो आपके लिए एक बेनिफिट पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर नेशनल यूनिफिकेशन होना और साइंस और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा अपने आप को एडवांस करना, ये सारे मेन फैक्टर्स थे जर्मनी के सक्सेस के पीछे। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जर्मनी हैड इमर्ज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक पावर्स। तो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में हमने देखा था कि यहाँ पे स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर से, लोग इंडस्ट्रीज़ में शिफ्ट होते हैं, लेकिन वो 19th सेंचुरी के अंत तक देखते हैं कि जर्मनी एक सबसे मतलब विश्व का एक सबसे बड़ा पावर बन करके, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक पावर बन करके उभर करके सामने आता है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, जहां पर हमने देखा कि कैसे जर्मनी जो है वो अपने एग्रीकल्चर इकोनॉमी से शिफ्ट करके इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्क्राइब द रेवोल्यूशंस ऑफ 1848 एंड दियर आफ्टरमैथ। सो जो रेवोल्यूशन हुआ था 1848 का, उसको हमने यहाँ जानना है और उसके बाद क्या हुआ वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सो द रेवोल्यूशंस ऑफ 1848 वेयर अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल अपराइजिंग्स दैट टुक प्लेस अक्रॉस मेनी यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडेड फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। तो जो ये रेवोल्यूशन था 1848 का, वो एक सीरीज़ था। ठीक है, मतलब कई सारे घटनाओं का मतलब श्रृंखला पूर्वक, ठीक है, एक घंटा के ऊपर एक घटना ऐसे होता है ना, वो सीरीज होता है। ठीक है, उसका एक मतलब क्या था, उसके वजह से ये हुआ था। ठीक है, जहाँ पर पॉलिटिकल और सोशल अपराइजिंग्स देखने को मिलता है, जो बहुत सारे यूरोपियन देशों के बीच में हुआ था, जैसे कि फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, ठीक है, ऑस्ट्रिया और हंगरी था। These revolutions are often called the springtime of nations because people demanded freedom, national unity, constitutional government and better living conditions। तो ये जो रेवोल्यूशंस था इसको कहा जाता था स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशंस, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे उनका जो डिमांड था वो क्या था, आज़ादी था। ठीक है, राष्ट्रीय एकता था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट था, मतलब कि एक संवैधानिक सरकार चाहिए थी, और बेटर लिविंग कंडीशन, अपनी जो जीवन जीने की जो स्थिति थी उनकी, उनको बेहतर करना था। ऑल्दो मोस्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशंस फेल्ड इन शॉर्ट टर्म। अगर हम छोटे समय की बात करें तो छोटे समय में ये सारे रेवोल्यूशंस फेल हो गए, बट दे हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन हिस्ट्री। लेकिन उनका प्रभाव, ठीक है, ये छोटे समय के लिए तो ये रहे लेकिन फेल हो गए, लेकिन उनका प्रभाव जो है वो यूरोप के इतिहास में हमेशा के लिए क्या रखा, अपना इम्पैक्ट डाल के चला गया। अब ये इसके क्या काउजेस थे ये हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। सो द काउजेस ऑफ रेवोल्यूशन। सो सेवरल फैक्टर्स लीड टू रेवोल्यूशंस ऑफ 1848। तो यहाँ पे जो कुछ फैक्टर्स थे उसको देखते हैं। फर्स्ट इज द पॉलिटिकल डिसैटिस्फैक्शन। मेनी पीपल वेयर अनहैप्पी विथ एब्सोल्यूट मोनार्चीज एंड वांटेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ थे वो बहुत ही नाखुश थे। ठीक है, जो एब्सोल्यूट मोनार्की, यहाँ पे जो पहले से मोनार्की चली आ रही थी, ठीक है, राजतंत्र जिसको कहते हैं, ठीक है, उससे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, नाखुश थे, और वो चाहते थे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार चाहते थे। ठीक है, सेकेंड इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। पुअर हार्वेस्ट, राइजिंग फूड प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल डिक्लाइन काउज ग्रेट हार्डशिप। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे बहुत ही ख़राब फसल का जो कटाई होता है वो बहुत ही ख़राब होना, ठीक है, फूड का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, अनएम्प्लॉयमेंट का रेस होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होना, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिक्लाइन, ये सारे जो है वो बहुत ज़्यादा क्या यहाँ पे नुकसान लाया। ठीक है, ग्रेट हार्डशिप मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाई लाया। ठीक है, नेक्स्ट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म। डिफरेंट नेशनल ग्रुप्स वांटेड इंडिपेंडेंस और नेशनल यूनिटी। बहुत सारे जो अलग अलग समुदाय थे, ग्रुप थे, समूह थे, वो चाहते थे अपना खुद का स्वतंत्रता चाहते थे। ठीक है, जहाँ से नेशनल यूनिटी भी हम इसको देखते हैं।
नेक्स्ट इज डिमांड फॉर सोशल रिफॉर्म्स, वर्कर्स एंड मिडिल क्लास सिटीजन्स शाउट बेटर राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। जो वर्कर्स क्लास थे या फिर जो मिडिल क्लास सिटीजन्स थे वो और बेहतर अपना राइट्स चाहते थे, ठीक है, अपना अपॉर्चुनिटी और चाहते थे। दिस इशूज़ क्रिएटेड वाइड स्प्रेड अनरेस्ट अक्रॉस यूरोप, और यही सारे जो इशूज़ थे वो बहुत तेज़ी से फैलता है चारों तरफ और फिर अक्रॉस में पूरा ये अनरेस्ट आ जाता है। अब यहाँ पे जो रेवोल्यूशंस थे 1848 के, इसको हम देखते हैं कहाँ कहाँ ये हुए। तो फर्स्ट इज द फ्रांस, द रेवोल्यूशन बिगेन इन फ्रांस इन फरवरी 1848। तो ये फ्रांस में शुरू हुआ था, ठीक है, फरवरी 1848 ईस्वी में। किंग लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट एंड सेकेंड फ्रेंच रिपब्लिक वाज एस्टैब्लिश। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो सेकेंड फ्रेंच रिपब्लिक है उसकी यहाँ पे स्थापना की जाती है, ठीक है। यूनिवर्सल मेल सफरेज वाज इंट्रोड्यूस्ड, गिव मोर पीपल द राइट टू वोट। यूनिवर्सल मेल सफरेज यानी जो भी मेल लोग होंगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ मेल के लिए किया गया था कि यहाँ पे जो भी मेल होंगे वो क्या कर सकते हैं, उनके पास अधिकार होगा कि वो वोट दे सकते हैं, ठीक है, उनके पास राइट होगा वोट देने का, ठीक है। सेकेंड इज द जर्मन स्टेट। सो इन जर्मन स्टेट्स लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सो अगर जर्मन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे जो लिबरल्स थे, नेशनलिस्ट थे, वो डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की, ठीक है, कि राजनीतिक तो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आना चाहिए, जैसे कि संवैधानिक यहाँ पे एक बदलाव आना चाहिए और जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए, ठीक है, यूनिफिकेशन। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज फॉर्म्ड टू क्रिएट अ यूनाइटेड जर्मन नेशन बट इट्स एफर्ट्स अल्टीमेटली फेल्ड। तो यहाँ पे इनका जो पार्लियामेंट होता है, जिसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहते हैं, वो यहाँ पे बनाया जाता है और एक यूनिफाइड जर्मन नेशन यहाँ पे तैयार होता है, लेकिन इसके जो एफर्ट्स होते हैं वो अंततः क्या हो जाते हैं, फेल कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। सो द ऑस्ट्रिया एंड हंगरी देखेंगे। इन द ऑस्ट्रियन एम्पायर पीपल रिवॉल्टेड अगेंस्ट द रूल ऑफ एम्पेरर फेर्डिनंड फर्स्ट। सो यहाँ पे जो अगर हम ऑस्ट्रियन एम्पायर की बात करें तो यहाँ पे जो लोग थे उनका जो रिवॉल्ट था वो किसके खिलाफ था, तो वहाँ की जो सरकार थी जो उन पे रूल कर रहे थे, ठीक है, शासन कर रहे थे, ठीक है, जो महाराज थे, दैट इज़ द फेर्डिनंड फर्स्ट। नेशनल ग्रुप सच एज हंगेरियंस डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट। वहाँ पे जो राष्ट्रीय समूह थे जैसे कि हंगेरियंस जो हो गए, वो खुद की मतलब स्वयं चलाने वाली सरकार जो है उसकी डिमांड कर रहे थे। द इम्पेरर वाज फोर्स्ड टू मेक सम कंसेशंस बट द रिवॉल्ट्स वेयर लेटर सप्रेस्ड। तो यहाँ पे इम्पेरर को मतलब फोर्स किया जाता है कि उसको कुछ मतलब अपने मतलब चीज़ों को बदलने होंगे, लेकिन बाद में ये जो रिवॉल्ट होता है वो यहाँ पर भी सप्रेस कर दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है, उसके प्रभाव तो नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट इज द इटली। इटालियन रेवोल्यूशनरीज साउट फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल एंड वांटेड टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट। तो यहाँ पे जो इटालियन रेवोल्यूशनरी है वो उसका क्या मानना था कि वो फ्रीडम चाहता था, जो फॉरेन कंट्रोल्स थे उससे वो फ्रीडम चाहता था और खुद को यूनिफाई करना चाहता था। जैसे कि हमने देखा कि जर्मनी में यूनिफिकेशन होता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इटली में भी होता है। Although the revolts were defeated, they strengthened the movement for Italian unification. इनका भी रिवॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, डिफीट हो जाता है, लेकिन फिर भी जो इनका जो ये मजबूती से अपने इस मूवमेंट की वजह से इटालियन का यूनिफिकेशन कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इटली का भी एकीकरण हो जाता है। अब इसका क्या होता है आफ्टरमैथ वो देखते हैं रेवोल्यूशंस के। सो मोस्ट रेवोल्यूशंस ऑफ 1848 वेयर इवेंचुअली क्रश्ड बाय कंजर्वेटिव रूलर्स एंड मिलिट्री फोर्सेस। तो जो कंजर्वेटिव रूलर्स होते हैं या फिर जो मिलिट्री फोर्सेस होते हैं उनके द्वारा बहुत सारे जो यहाँ पे रेवोल्यूशंस होते हैं, क्रांतियाँ जो होती हैं उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसको क्रश कर दिया जाता है। मोनार्चीज रिगेन कंट्रोल इन मेनी कंट्री। बहुत सारे देश में फिर से यहाँ पे राजतंत्र फिर से चालू हो जाता है, उनका कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है। हाउ एवर द रेवोल्यूशंस हैड इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म इफेक्ट। फिर भी जो रेवोल्यूशंस होते हैं, जो यहाँ पे क्रांति देखने को मिलती है, ठीक है, उसके कुछ ना कुछ हमको यहाँ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, दे वीकेंड द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। ये जो विचार था इनका, ठीक है, कि पूर्णतः हम यहाँ पे राजतंत्र कर सकते हैं, वो यहाँ पे इसके आइडिया को कमज़ोर करता है। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स बिकेम मोर एक्सेप्टेबल। और यहाँ पे जो लोगों का मानना होता है कि हमको एक क्या चाहिए, तो संवैधानिक एक सरकार चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ पे लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। नेक्स्ट इज द नेशनलिज्म ग्रीव स्ट्रॉन्गर इन जर्मनी एंड इटली। तो जर्मनी और इटली जगह पे क्या होता है, यहाँ पे
नेशनलिज्म की भावना बहुत तेज़ी से फैलती है और जो वो लोग बहुत अलग अलग टुकड़ों में बटे रहते हैं वो सब यूनाइट होकर के अपना यूनिफिकेशन करते हैं और राष्ट्रवाद की भावना यहाँ बहुत फैल जाती है। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज स्प्रेड अमॉन्ग ऑर्डिनरी पीपल। तो जो यहाँ पे राजनीतिक जो हिस्सेदारी होता है या फिर जो लोकतांत्रिक विचार होता है इसके बारे में लोगों तक जागरूकता फैलती है, लोगों तक ये बात पहुंचती है और जो आम इंसान होता है वो भी इसमें अपना मतलब योगदान अब देने लग जाता है। नेक्स्ट इज द रेवोल्यूशंस इंस्पायर्ड फ्यूचर मूवमेंट्स फॉर फ्रीडम एंड रिफॉर्म। तो ये सारे जो रेवोल्यूशंस होते हैं ये इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं आगे आने वाले मूवमेंट्स को जो कि फ्रीडम और रिफॉर्म के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो हम कंक्लूजन में इसको कंक्लूड करते हुए बताएंगे द रेवोल्यूशंस ऑफ 1848 वेयर अ टर्निंग पॉइंट इन यूरोपियन हिस्ट्री। तो यूरोप के इतिहास में जो 1848 ईस्वी का जो ये क्रांति था वो काफ़ी हद तक एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जाता है। Although they failed to achieve all their immediate goals, they promoted the ideas of liberty, democracy and nationalism। चूँकि ये रिवॉल्ट हुए तो लेकिन ये जिस गोल्स को चाहते थे, जो अपने लक्ष्य को चाहते थे उसको पाने में ये असफल रहे, फिर भी इनका प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये प्रमोट करते हैं जो लिबर्टी के आइडियाज़ हैं, डेमोक्रेसी के आइडियाज़ हैं और नेशनलिज्म के आइडिया को। ठीक है, तो ये सारे आइडियाज़ को इन्होंने प्रमोट किया था। Their influence continued to shape Europe and contributed to the later unification of Germany and Italy, as well as the growth of democratic institution। और इनके जो ये विचार होते हैं, इनके जो ये रेवोल्यूशंस होते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं यूरोप को आकार देने में और साथ ही साथ अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं बाद में जर्मनी और इटली के एकीकरण में। ठीक है, एकीकरण मतलब यूनिफिकेशन में। ठीक है, उनको एक जोड़ने में, साथ ही साथ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को भी आगे ग्रोथ करने में। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट किया जहाँ पर हमने देखा कि कैसे जो 1848 का जो रेवोल्यूशन हुआ यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर वो कितने सारे चीज़ों पे इम्पैक्ट डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्कस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इटली। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि इटली में भी यूनिफिकेशन हुआ था, तो यहाँ पे कैसे नेशनलिज्म, ठीक है, राष्ट्रवाद जो है वो यहाँ पे कैसे यहाँ पे ग्रो किया, राइज किया, ये देखेंगे। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इटली वाज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द 19th सेंचुरी। तो 19वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे विकास देखने को मिलता है कि इटली में राष्ट्रवाद आ जाता है। बिफोर यूनिफिकेशन इटली वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। तो यहाँ पे यूनिफिकेशन, एकीकरण के पहले अगर बात करें तो इटली जो है वो कई सारे भागों में बटा हुआ था, छोटे छोटे स्टेट्स में और किंगडम्स में बटा हुआ था। सम एरियाज वेयर अंडर फॉरेन कंट्रोल स्पेशली द ऑस्ट्रियन एम्पायर। कुछ जो इसके क्षेत्र थे वो विदेशी कंट्रोल में थे। ठीक है, विदेशी कंट्रोल मतलब कि विदेशी नियंत्रण में थे। जैसे कि अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी यहाँ पे ब्रिटेन ने अपना कंट्रोल जमाया था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी करके। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पर भी किसी का कंट्रोल था। साथ ही साथ खास करके जो उनका ऑस्ट्रियन एम्पायर था। द पीपल ऑफ इटली शेयर्ड अ कॉमन लैंग्वेज, कल्चर एंड हिस्ट्री बट दे वेयर पॉलिटिकली सेपरेटेड। जो यहाँ के लोग थे, इटली के लोग थे, जैसे कि जर्मनी में देखें, जर्मनी में लोग अलग अलग करेंसी चला रहे थे, अलग अलग टैक्स पे कर रहे थे। ठीक है, अलग अलग उनको कस्टम्स ड्यूटीज देने पड़ रही थी। ठीक है, अलग स्टेट की वजह से। लेकिन यहाँ पे इटली में ऐसा नहीं था। इटली में वो लोग एक तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, एक तरह का कल्चर अपनाते थे, एक तरह का इतिहास था उनका, लेकिन पॉलिटिकली वो स्प्रेड थे। ठीक है, अलग अलग सेपरेट हो गए थे। ठीक है, पॉलिटिकली उनको अलग अलग कर दिया गया था। नेशनलिज्म इंस्पायर्ड इटालियंस टू यूनाइट एंड क्रिएट वन इंडिपेंडेंट नेशन। तो नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद की भावना आती है वो उनको इंस्पायर करता है इटालियंस को, जो वहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं उनको, कि वो यूनाइट हों और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है, मतलब कि स्वतंत्र राष्ट्र बना सकें। दिस मूवमेंट फॉर यूनिफिकेशन इज नोन एज द रिजॉर्जिमेंटो मीनिंग रीबर्थ। ठीक है, सो ये रिजॉर्जिमेंटो है जो ये जो मूवमेंट हुआ यूनिफिकेशन का उसको कहा जाता है, जिसका मीनिंग होता है रीबर्थ, सो पुनर्जन्म। ठीक है, इसको कहते हैं पुनर्जन्म। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कंडीशंस थी यूनिफिकेशन से पहले इटली की, वो देखते हैं। कंडीशंस इन इटली बिफोर यूनिफिकेशन। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 द कांग्रेस ऑफ वियना डिवाइडेड इटली इनटू सेवरल स्टेट्स। तो जैसे ही नेपोलियन की हार होती है 1815 ईस्वी में, तो जो कांग्रेस ऑफ वियना होती है वो इटली को डिवाइड कर देती है अलग अलग स्टेट्स में। ऑस्ट्रिया कंट्रोल्ड लैम्बार्डे एंड वेनेशिया व्हाइल अदर रीजन्स वेयर रूल्ड बाय लोकल किंग्स एंड प्रिंसेस। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया होता है उसका कंट्रोल होता है लॉम्बार्डे और वेनेशिया पे, वहीं जो दूसरे क्षेत्र होते हैं उसको अलग अलग लोकल किंग्स और प्रिंसेस जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। दिस डिविजन्स क्रिएट डिसैटिस्फैक्शन अमॉन्ग इटालियंस। ये जो इटली के जो लोग थे उनके बीच में ये क्या लाता है, असंतुष्टि की भावना को क्रिएट करता है, ये सारे जो डिविजन्स होते हैं।
Educated people, writers, and young revolutionaries began demanding national unity and freedom फ्रॉम फॉरेन रूल्स। तो उस समय जो वहाँ पे जो शिक्षित लोग होते हैं, लेखक होते हैं और जो युवा यहाँ पे क्रांतिकारी होते हैं, उनका डिमांड होता है कि हमें क्या चाहिए, यूनिटी चाहिए, हमें राष्ट्रीय एकता चाहिए और आज़ादी चाहिए। किससे? फ्रीडम, फॉरेन रूल से, ठीक है, जो हमारे ऊपर जो फॉरेन का रूल है उससे हमको आज़ादी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आता है गुस्पी मजीनी, ठीक है। गुस्पी मजीनी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक इटालियन है जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल करते हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। सो रोल ऑफ गुस्पी मजीनी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ इटालियन नेशनलिज्म वाज गुस्पी मजीनी, ठीक है। सो ये जो गुस्पी मजीनी है, इनका एक बहुत ही अहम रोल यहाँ पे हमको देखने को मिलता है इटली के जो नेशनलिज्म की भावना यहाँ पे आती है उसके अंदर, ठीक है। सो ही बिलीव दैट इटली शुड बिकम अ यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वो मानते थे, उनका विश्वास था कि इटली जो है उसको एक यूनाइटेड होना चाहिए और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक यहाँ पे गणराज्य होना चाहिए, ठीक है। इन 1831 ही फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द यंग इटली विच इनकरेज पीपल टू फाइट फॉर नेशनल यूनिटी। उन्होंने 1831 ईस्वी में अपना एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया जिसका नाम रखा यंग इटली, और वहाँ पर वो लोगों को प्रोत्साहित करते थे अपने राष्ट्रीय एकता के लिए लड़ने के लिए, ठीक है, फाइट करने के लिए, ठीक है, तैयार कर रखते थे। Although his revolts failed, Mazzini's idea inspired many Italians and spread the spirit of nationalism throughout the country। चूँकि यहाँ पे मजीनी के भी जो आइडियाज़ थे वो तो फेल हो गए, लेकिन फिर भी इनके आइडियाज़ ने, ठीक है, सॉरी, इनके रिवॉल्ट्स फेल हो गए, लेकिन फिर भी इनके जो आइडियाज़ थे वो बहुत सारे इटालियंस को इंस्पायर किया और जो नेशनलिज्म की जो भावना थी, उसकी जो स्पिरिट थी, उसको फैलाया, ठीक है, पूरे देश भर में। कैवियोर का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट लीडर वाज काउंट कैमिलियो डी कैवोर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ पेडमोंट सार्डिनिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट लीडर आते हैं जिसका नाम होता है काउंट कैमिलो डी कैवोर। सो ये क्या होते हैं? ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वहाँ जो किंगडम होता है उस समय पेडमोंट सार्डिनिया के। अनलाइक मजीनी, कैवियोर फॉलोड अ प्रैक्टिकल एंड डिप्लोमेटिक अप्रोच। तो यहाँ पे जैसे मजीनी का था वो रिवॉल्ट कर रहे थे, यहाँ पे कैवियोर दूसरे चीज़ को फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं एक प्रैक्टिकल और डिप्लोमेटिक अप्रोच को। ही स्ट्रेथेंड पेडमोंट इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री एंड फॉर्म्ड अलायंसेज विद अदर यूरोपियन पावर। वो पेडमोंट को इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं, और साथ ही साथ कुछ अलायंसेज भी बनाते हैं यूरोपियन पावर्स के साथ। विद द हेल्प ऑफ फ्रांस ही डिफीटेड ऑस्ट्रिया इन 1859 एंड गेन्ड लैम्बॉर्डी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैम्बॉर्डी बहुत टाइम से ऑस्ट्रिया के अंदर था, ऑस्ट्रिया उस पर रूल कर रहा था, तो ये फ्रांस की मदद से उसको हरा देते हैं। ऑस्ट्रिया के जो कंट्रोल होता है लैम्बॉर्डी के ऊपर, उसको वहाँ से छुड़ा करके अपने अंदर ले लेते हैं 1859 में, ठीक है। तो इस तरह से इनका ये रोल देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ गैरिबाल्डी, ठीक है। सो द गैरिबाल्डी, गुस्पी गैरिबाल्डी वाज अ ब्रेव नेशनलिस्ट एंड मिलिट्री लीडर। तो गुस्पी गैरिबाल्डी जो थे वो भी एक ब्रेव नेशनलिस्ट थे और मिलिट्री लीडर थे। इन 1860 ही लेड हिज फेमस फोर्स कॉल्ड द रेड शर्ट्स एंड कैप्चर सिसिली एंड नेपल्स। सो 1860 की अगर बात करें तो इनकी जो फेमस फोर्स होती है, जिसको ये रेड शर्ट्स कहते थे, वो सिसिली और नेपल्स को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। गैरिबाल्डी देन handed over these territories to King Victor Emmanuel II of Piedmont, Sardinia, placing national unity above personal ambition। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो गैरिबाल्डी होते हैं वो उस समय ये जो टेरिटरीज अपने कंट्रोल में लेते हैं, वो इन टेरिटरीज को हैंड ओवर कर देते हैं किसको? तो उस समय जो पेडमोंट सार्डिनिया के जो किंग होते हैं विक्टर एमेनुअल II, इनको दे देते हैं, ठीक है। और बोलते हैं क्या कि हमको नेशनल यूनिटी चाहिए जो कि पर्सनल एम्बिशन से हमारा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। यानी राष्ट्रीय एकता हमारे खुद के जो भी एम्बिशंस है उससे ऊपर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनिफिकेशन हो जाता है इटली का। सो इन 1861 मोस्ट इटालियन स्टेट्स वेयर यूनाइटेड। तो 1861 ईस्वी आते आते बहुत सारे जो इटालियन स्टेट्स होते हैं वो एकजुट हो जाते हैं। एंड विक्टर एमेनुअल II बिकम द किंग ऑफ इटली। और उस समय विक्टर एमेनुअल II जो होते हैं वो इटली के किंग बनते हैं। वेनेशिया वाज एडेड इन 1866 आफ्टर द ऑस्ट्रियो-पर्शियन वॉर एंड रोम बिकम पार्ट ऑफ इटली इन 1870। 1866 ईस्वी में वेनेशिया भी इटली का हिस्सा बन जाता है जब ऑस्ट्रियो-पर्शियन वॉर के बाद, ठीक है। और उसके बाद रोम बनता है इटली का हिस्सा 1870 ईस्वी में। दस द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन वाज कंप्लीटेड। इसलिए यहाँ पे फिर जो इटली का जो यूनिफिकेशन होता है वो यहाँ पे पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो हम कंक्लूजन में इसको बताएंगे। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इटली
रिजल्टेड फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ मजीनी, कैवियर, गैरिबाल्डी एंड विक्टर एमनुएल सेकेंड। तो यहाँ पे जो नेशनलिज्म की जो भावना थी, जो इसका ग्रोथ होता है, राइज होता है, देखने को मिलता है, इटली के अंदर यूनिफिकेशन होता है, ये सब किसके फलस्वरूप होता है? तो यहाँ पे कुछ एफर्ट्स होते हैं मजीनी के, गुइस्पी मजीनी के, ठीक है, कैवियोर के, ठीक है, गैरिबाल्डी और विक्टर एमनुएल के, ठीक है। दिस लीडरशिप्स कॉम्बाइंड विथ द डिज़ायर ऑफ इटालियंस फॉर यूनिटी एंड फ्रीडम। तो इनके जो लीडरशिप्स होते हैं, ये सब मिल करके जो इटालियंस के डिज़ायर होते हैं, चाह होती है, इच्छा होते हैं कि हमको यूनिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, उसको पूरा करते हैं। लेड टू द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड इटालियन नेशन, जो मिल करके क्रिएट करते हैं क्या? एक इटालियन नेशन का, ठीक है, यूनाइटेड इटालियन नेशन का। इटालियन यूनिफिकेशन बिकम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड इंस्पायर्ड सिमिलर मूवमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो जैसे ही इटली का यूनिफिकेशन होता है, एकीकरण होता है, तो ये एक चिन्ह बन जाता है राष्ट्रवाद का, और ये इंस्पायर करता है बाद में छोटे छोटे मूवमेंट्स को, जो हमको अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से इटली अपना एकीकरण करता है। इसमें हम ग्रोथ देखते हैं, नेशनलिज्म का राइज देखते हैं, जिसमें बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो मिल करके इसको बढ़ाते हैं। यहाँ पर खुद की, ठीक है, खुद के एम्बिशंस को ज़्यादा वैल्यू ना करके देश के यूनिफिकेशन को ज़्यादा वैल्यू किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ओके, सॉरी। So the next question is analyze the impact of industrialization on economic growth. So क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का वहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रीज एंड इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ मशीन्स इन प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? इंडस्ट्रीज बनाना, फैक्ट्रीज तैयार करना, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया है जहाँ पर आप इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करते हो और साथ ही साथ अपने मशीन्स के यूज़ को ज़्यादा बढ़ाते हो प्रोडक्ट्स को तैयार करने में, ठीक है। इट बिगिन इन द 18th सेंचुरी विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस एंड लेटर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, औद्योगिक क्रांति जिसको कहते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा ऐसे हिंदी वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इसको मैं औद्योगिक क्रांति ऐसे करके नहीं सब जगह बोला हूँ, तो इसको आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो ये जो औद्योगिक क्रांति आई थी 18वीं शताब्दी में, उस समय ये शुरुआत हुआ था और ये फिर पूरे देश भर में, विश्व भर में फैलता चला गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इम्प्रूविंग प्रोडक्शन, क्रिएटिंग जॉब्स एंड रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। सो अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से, ठीक है, क्या हुआ? ये इकोनॉमिक को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया, ग्रोथ किया, ठीक है। कैसे बढ़ाया उसको? तो यहाँ पे ये प्रोडक्शन को बेहतर किया, ठीक है। अब मान लो कि किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है, जैसे हम पहले की बात करें अगर, तो जैसे टेक्सटाइल में अगर हम देखते हैं तो टेक्सटाइल में जो हैंडमेड कपड़े होते थे, ठीक है, जो हाथ से बनाए जाते थे, उसमें काफ़ी टाइम लगता था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता था, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या होता था, ये उतना हमको एक फ्रेश कह सकते हैं या फिर उतना इफ़ेक्टिव लुक नहीं देता था, ठीक है, जो एकदम देखने में बहुत सुंदर लगे, ठीक है, एकदम, ठीक है, अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। बट वही अगर जो हम देखने लगे कि जब हमारे इंडस्ट्रीज सेटअप हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इंडस्ट्रीज़, हाँ, इंडस्ट्रीज जब सेटअप हो गए तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? जैसे कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके एक तो आपका टाइम कम लगा, ठीक है, टाइम कम लगा, और आप बेटर क्वालिटी के यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स तैयार करने लगे, पैसे कम लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हुई। अब इससे क्या हुआ? इम्प्रूविंग हो गया आपका प्रोडक्शन। उसके बाद आप इंडस्ट्री सेटअप किए तो यहाँ पे बहुत सारे आपको लेबर्स चाहिए होंगे काम करवाने के लिए, तो इससे जॉब्स बढ़ी, और साथ ही साथ अब जब जॉब्स बढ़ेंगे तो उनको कुछ पेमेंट्स दिए जाएंगे। तो जैसे पहले इन लोगों के पास कुछ काम नहीं होता था तो किसी भी तरह से अपना गुजारा कर रहे थे, अब चूंकि जब जॉब्स बढ़े तो लेबर लोग आए, लेबर क्लास आया, तो इनके रहने के जो स्टैंडर्ड्स थे, लिविंग स्टैंडर्ड्स थे, जीवन जीने की जो स्थिति थी वो बेहतर हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आता है, इसका प्रभाव पड़ता है, इसको हम समझेंगे अच्छे से करके। So first is the increase in production. One of the most important impacts of industrialization in increase in production. तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं तो ये होता है कि जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है। Machines can produce goods faster and in large quantities than manual labor. तो जैसा कि हम जानते हैं मशीन्स जो है वो चीज़ों को तेज़ी से प्रोड्यूस करती है और ज़्यादा क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू मैनुअल लेबर, कोई इंसान अगर उसको कर रहा है तो, ठीक है। फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स सच एज टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन अ लार्ज स्केल। यहाँ पे फैक्ट्रीज जो होती थी वो
बनाती थी, तैयार करती थी प्रोडक्ट्स, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, कपड़े हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गई, गाड़ियाँ हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हो गए, ये सारे हो गए एक लार्ज स्केल पे, ठीक है। कोई 2 4 6 10 ऐसे नहीं बन रहे, यहाँ पे बहुत थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ में चीज़ें बन रही हैं। दिस लीड टू हायर आउटपुट एंड ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट। ये हमें क्या देता था, हायर आउटपुट देता था, और जो बाजार में हमारे जो वस्तुएं होती थी उसकी उपलब्धता को भी ये बढ़ाता था, ठीक है, यानी कि अवेलेबल होती थी मार्केट्स में हमारी, ठीक है, प्रोडक्ट्स जो होती थी। सेकेंड इज द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ ऑफ कंट्रीज नेशनल इनकम। तो जिस भी देश में अगर इंडस्ट्री सेटअप होगे वो वहाँ क्या करेंगे, उस कंट्री की नेशनल इनकम को भी बढ़ाएगा, ठीक है। कैसे बढ़ाएगा देखते हैं। एज इंडस्ट्रीज एक्सपैंडेड दे प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे जैसे हमारे इंडस्ट्रीज फैलेंगे, बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, विच इंक्रीजेज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर आप जानते होगे जीडीपी के बारे में थोड़ा बहुत भी, तो आपको इसका आइडिया मिल रहा होगा कि अगर हमारे वस्तुएं बढ़ेंगी, हमारे सर्विसेज बढ़ेंगे, तो उस देश का, जिस देश की वस्तुएं बढ़ रही हैं, सर्विसेज बढ़ रहे हैं, उस देश का जीडीपी भी बढ़ेगा। हायर जीडीपी रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव्स द ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ ए नेशन। तो जिस देश का जीडीपी बढ़ेगा तो हायर जीडीपी क्या बताएगा, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाएगा, और वो आपके पूरे देश के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को ओवरऑल क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, बेहतर करेगा, ठीक है। तो इसलिए बड़े बड़े देश जो डेवलप्ड हैं वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगाए हैं, अपना आपका विकास किए हैं, ठीक है, और इससे उनकी जीडीपी बढ़ी है और उनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट्स अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स इन फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड सर्विसेज। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से क्या हुआ है, बहुत सारे जॉब्स हमको देखने को मिले हैं फैक्ट्रीज के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ट्रेड और सर्विसेज में। पीपल मूव फ्रॉम एग्रीकल्चरल वर्क टू इंडस्ट्री जॉब्स। यहाँ पे लोग कृषि छोड़ करके कहाँ आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल जॉब्स में आए हैं। विच ऑफन प्रोवाइड बेटर वेज, जो उनको क्या देता है, एक बेटर वेज देता है। वेज मतलब होता है तनख्वाह होता है, ठीक है, सैलरी। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन। और यहाँ से एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने की वजह से यहाँ क्या होता है कि पॉवर्टी होता है वो कम होता है, ठीक है, गरीबी होता है वो कम होता है, और साथ ही साथ उनके जो जीवन जीने के तरीके होते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो बेहतर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी इसका ही एक इम्पैक्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। The growth of industries requires good infrastructure such as roads, railways, ports, electricity and communication network। तो इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरत है, यहाँ पे चाहिए कुछ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड चाहिए, किस लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सिमिलर रेलवेज भी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। पोर्ट्स चाहिए, ठीक है, जहाँ से हम सी रूट का इस्तेमाल करके अपने वस्तु को कार्गो शिप्स में, ये सब में जो लेके जाते थे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, मशीन्स को चलाने के लिए, बड़े बड़े मशीन्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसको चलाने के लिए, रन करने के लिए, और एक कम्युनिकेशन नेटवर्क भी चाहिए, ठीक है। So governments and private companies invest in these factories to support industrial activities। तो सरकार हो गए या फिर जो, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज हो गई, ये सब क्या करते थे, इन्वेस्ट करते थे इन फैसिलिटीज़ को, ठीक है, ताकि वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर सके। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो बेनिफिट्स एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये सिर्फ आपके इंडस्ट्रीज़ को नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्र में भी आपको लाभ पहुँचाएगा, जैसे कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ट्रेड के क्षेत्र में और दूसरे सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो तकनीक यहाँ पे क्या हो गया था, बहुत तेज़ी से बढ़ गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन इनकरेज इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से क्या हुआ था, कहीं ना कहीं ये इनोवेशंस को बहुत तेज़ी से इंकरेज कर रहा था। इनोवेशंस मतलब कि नए सोच विचार करके चीज़ों को बेहतर करना, ठीक है, नए सोच का उपयोग करना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। सो यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गया था, चीज़ों को अब ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ ऑटोमेटिक कर देना, ठीक है, ऑटोमेटिक एक तरह से टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है, ठीक है। कोई चीज़ ऑटोमेटिक चल रहा है, मैनुअली आप उसको ऑपरेट नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। न्यू मशीन्स, प्रोडक्शन मेथड्स एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज इंक्रीज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो नए मशीन्स हो गए, प्रोडक्शन के मेथड्स तरीके बेहतर हो गए, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गए, ये सारे क्या कर रहे थे, इफिशियंसी को बेहतर कर रहे थे और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा रहे थे। टेक्नोलॉजी हेल्प्स इंडस्ट्रीज प्रोवाइड्स बेटर क्वालिटी गुड्स एट लोअर कॉस्ट। टेक्नोलॉजी क्या कर रही थी, मदद कर रही थी कि आपको एक बेहतर तरीके का, बेहतर क्वालिटी का आपको कोई भी सामान मिले, वस्तु मिले और कम से कम कॉस्ट पे मिले, लीडिंग टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और इससे इकोनॉमिक का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड जो था, व्यापार था, वो भी बहुत ज़्यादा फैलने लगा। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज प्रोड्यूस सरप्लस गुड्स दैट कैन बी एक्सपोर्टेड टू अदर नेशन। अब जिस देश में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगे, ठीक है, यानी जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज होगी, वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगते थे, दैट इज़ द सरप्लस। सरप्लस मतलब होता है कि उनके अपने नीड्स
जितना उनकी नीड है उससे ज़्यादा वो कर रहे हैं प्रोड्यूस, तो वो उसको क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे दूसरे देश में, ठीक है। दिस इंक्रीजेज फॉरेन ट्रेड एंड अर्न्स वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, ये इनका फॉरेन ट्रेड्स को बढ़ाता है और साथ ही साथ इनके जो वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज हैं वो इनको कमाने में मदद करता है। इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स कंट्रीज स्ट्रेथेंस देयर इकोनॉमिक एंड इम्प्रूव देयर पोजीशंस इन द ग्लोबल मार्केट। अब इंडस्ट्रियल ट्रेड होने से क्या होता है, किसी भी कंट्रीज़ को यह मदद करता है उनको इकोनॉमी को मजबूत करने में, और साथ ही साथ उनका जो पोजीशन है, ठीक है, पूरे विश्व के मार्केट में, ठीक है, विश्व बाजार में, उसको वो मजबूत करता है, उसको वो बेहतर करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो जीवन जीने के जो तरीके थे उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। एज इंडस्ट्रीज ग्रोथ पीपल्स इनकम्स जनरली इंक्रीज, जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ा लोगों के जो इनकम्स थे वो भी यहाँ पे बढ़े। दे गेन एक्सेस टू बेटर हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड कंज्यूमर गुड्स, तो उनको अब बेहतर घर मिलने लगा, ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलने लगी, ठीक है, उनको शिक्षा बेहतर मिला, ठीक है, और जो उनको गुड्स चाहिए वो भी उनको बेहतर मिलने लगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन देयरफॉर इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, तो इसलिए जो औद्योगिकरण था वो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन के जो जीने के तरीके थे उसको बेहतर करता ही है, साथ ही साथ उनके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी बेहतर करता है। अब इसके कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, तो ये तो एक बहुत बड़ा इसका फैक्टर है कि इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ये क्या करता है, नुकसान करता है। तो कहीं पर भी इंडस्ट्रीज़ होंगे वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट को ये एक चैलेंज हमेशा देता रहेगा, ठीक है, तो ये एक मतलब क्या है, यहाँ पे ये एक चैलेंज है। डिस्पाइट इट्स बेनिफिट, इसके बेनिफिट्स के अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा था, ठीक है, समस्याएं भी ला रहा था, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, प्रदूषण, ओवर क्राउडिंग इन सिटीज़, शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, क्यों हो रहा था भीड़ भाड़, क्योंकि यहाँ पे लोग रह रहे थे कमाने वाले, ठीक है, जो यहाँ पे फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स थे, ठीक है, तो यहाँ पे ओवर क्राउडिंग देखने को मिलने लगा शहर में, ठीक है, एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और यहाँ पे जो पैसे थे, ठीक है, वेल्थ थे, उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बहुत कम है। देयरफॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ शुड बी बैलेंस्ड विथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल वेलफेयर मेजर्स, तो इसीलिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, ठीक है, संतुलन या फिर संतुलित होना चाहिए, किसके बीच में, तो पर्यावरण को संरक्षित सुरक्षा देने के बीच में और समाज का कल्याण करने के बीच में, ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके यहाँ पे चलना होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम बता सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ पावरफुल इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, एक बहुत ही ताकतवर क्या है, इंजन है। इंजन मतलब क्या होता है, किसी भी डब्बे को, रेल के डब्बे जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं और आगे एक बहुत बड़ा पावरफुल इंजन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इनको कैरी करता है, चाहे वो 16 डब्बे के हो, 18 डब्बे के हो, 20 डब्बे के हो, उनको क्या करता है, कैरी करता है। तो ये भी क्या है, पावरफुल इंजन है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उठाने के लिए। इट इंक्रीजेज प्रोडक्शन, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इम्प्रूव्स लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये क्या करता है, प्रोडक्शंस को बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है उसको प्रमोट करता है और लोगों के जीवन जीने के तरीके को भी बेहतर करता है। ऑल्दो इट ब्रिंग्स सर्टेन चैलेंजेस, लेकिन इसके अलावा ये कुछ चैलेंजेस, चुनौतियाँ भी लाता है। प्रॉपर प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन इंश्योर दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल प्रॉस्पेरिटी, तो इसके कुछ प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कुछ समस्या है तो उसका एक प्लानिंग करके हम उसका एक सोल्यूशन निकालते हैं, तो उस तरह से यहाँ पर भी क्या है, एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ये क्या है, दोनों बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है इकोनॉमी की ग्रोथ में और नेशनल प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, ठीक है, यानी कि पूरे देश के लिए भी ये अच्छा हिस्सेदारी ले सकता है। तो इस तरह से हमने आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसे आप प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस लाते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट 1 वीडियो था ऑफ आवर सब्जेक्ट कोड BHIC 111, ठीक है। आई होप आप इसे पूरा देखें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं किया है
तो उसे आप हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com से जाके परचेज कर लें, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इंक्लूडेड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं एग्जाम में। अगर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करते हो 9580023321, तो वहाँ से भी आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से तैयारी करें अपने एग्ज़ाम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।